Dear students, in our last session, I have explained you about financing decision, and we are studying financial decisions. And I told you there are three types of decision a businessman, a finance manager have to take: investment decision, financing decision, and today that I am going to explain you that is dividend decision. Okay. तो in our last session I have explained you about the financing decision. मैंने पिछले वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया था फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है और इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, और आज हम सीखेंगे जो थर्ड फाइनेंशियल डिसीजंस के थर्ड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है डिविडेंड डिसीजन। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी शेयर, अगर मैं अपनी कंपनी का शेयर्स को बेचता हूँ या कोई भी बिजनेसमैन अपनी कंपनी के शेयर्स को मार्केट में उतारता है और लोग उसके शेयर्स को खरीदते हैं, तो लोग क्या फ्री में खरीदेंगे उस शेयर्स को? नहीं, लोग पैसा देते हैं और शेयर्स खरीदते कंपनी का, और कंपनी क्या करती है? कंपनी उस पैसे को इकट्ठा करता है और उस पैसे का बिजनेस करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। और जब इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बिजनेसमैन अचीव करता है, जो बिजनेसमैन रिसीव करता है, उसको वो सिर्फ अकेले नहीं खा जाता है या अकेले ही नहीं वो यूज करता है, बल्कि वो क्या करता है, उस जितना शेयर लोगों ने खरीदा है कुछ रेशियो के हिसाब से या फिर जो भी परसेंटेज डिसाइड किया गया है उसके हिसाब से वो डिविडेंड देता है लोगों को। ओके, यानी कि प्रॉफिट किसके रूप में देता है? उसी को बोलते हैं डिविडेंड, जो शेयर होल्डर्स को मिलता है। ओके, तो डिविडेंड डिसीजन, जब हम बात करें डिविडेंड डिसीजंस की, तो इसमें सिंपल सा, यानी कि कंपनी क्या करती है? प्रॉफिट दे रही है किसको? शेयर होल्डर्स को, उसी को हम बोलते हैं डिविडेंड। तो क्या इतना आसान है डिविडेंड दे देना कि हाँ प्रॉफिट आ गया डिविडेंड दे दिया? नहीं। एक फाइनेंस मैनेजर जब डिविडेंड देता है तो बहुत सारी चीजों को एनालाइज करता है, बहुत चीजों के बारे में सोचता है, उसके बाद क्या करता है? वो डिसीजन लेता है कि किस तरीके से, किस रेशियो में डिविडेंड देना है, किस तरीके से डिविडेंड देना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ एक साल में और मैंने 10 करोड़ उठा के सारे शेयर होल्डर से बांट दिया, तो क्या अच्छा डिसीजन लिया? नहीं। भाई क्या होगा? जितना प्रॉफिट आया सारा डिविडेंड में दे दिया? नो। तो इसलिए डिविडेंड डिसीजन लेने से पहले फाइनेंस मैनेजर क्या करता है? बहुत सारी चीजों का एनालाइज करता है, उसके बाद वो डिविडेंड डिसीजन को लेता है। ओके, तो इसको हम सिंपल से कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स में। ओके, तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स, और जो प्रॉफिट आता है उसी में से हम क्या करते हैं? डिविडेंड भी पे करते हैं, और जो इंटरेस्ट वगैरह पेड करना है वो भी पे करते हैं, और जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको जो इंटरेस्ट पेड करना है वो भी करते हैं। ओके, बिजनेसमैन करता है ये सारी चीजें। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फैक्टर इफेक्टिंग। मैं हर बार बोलते आ रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में भी फैक्टर इफेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंसिंग डिसीजन में भी फैक्टर इफेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेम डिविडेंड डिसीजन में भी फैक्टर इफेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कौन कौन से ऐसे कारण हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं एक फाइनेंस मैनेजर को ध्यान में रखना पड़ता है जब वो डिविडेंड डिसीजंस को ले रहा है, तो उसके बारे में सीखेंगे। ओके, फर्स्ट देखिए यहाँ मैंने एक एरो बनाया हुआ है हाई और लो का, यानी कि हाई मतलब क्या होगा? यानी कि उसमें डिविडेंड देना है। हाई का मतलब क्या है? यस, डिविडेंड देना है, और लो मतलब क्या है? एरो नीचे किया है, उसका मतलब है डिविडेंड उसमें कम देना है। ओके, ऊपर वाले में डिविडेंड देना है ज्यादा और नीचे में डिविडेंड कम देना है। ठीक है, इससे आप जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आपको इजीली समझ में आएगा सारी चीजें। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन? सबसे पहला था अर्निंग। ओके, अगर कंपनी ज्यादा अर्निंग कर रही है तो आप लोग बताइए, अगर कंपनी ज्यादा अर्निंग कर रही है तो वो डिविडेंड ज्यादा देगी कम देगी? यस, अगर कंपनी ज्यादा अर्न कर रही है तो डिविडेंड ज्यादा देगी। ओके, हाई डिविडेंड कब? अगर अर्निंग हाई है, अर्निंग लो है तो लो डिविडेंड यानी कम डिविडेंड देगी। वो डिपेंड होता है प्रॉफिट पे, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। अर्निंग अच्छी है कंपनी की, प्रॉफिट ज्यादा है, ज्यादा डिविडेंड, प्रॉफिट कम है, कम डिविडेंड। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर मान लीजिए कंपनी स्टेबली यानी कि लगातार कंटिन्यूअसली अर्निंग करते जा रही है, प्रॉफिट कमाते जा रही है, तो जाहिर सी बात है वो डिविडेंड कैसा देगा? लो देगा कि हाई देगा? यस, वो हमेशा हाई डिविडेंड देगा। और कंपनी एवरी ईयर क्या करे? अर्निंग अच्छा करते जा रही है, अर्निंग हाई अर्निंग कर रही है एवरी ईयर, हर साल ज्यादा अर्निंग कर रही है, तो डिविडेंड भी क्या देगी? वो ज्यादा देगी। ओके, ना
दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, यानी स्टेबल अर्निंग, तो उसमें डिविडेंड क्या होगा, हाई देगा, ठीक है। नाउ कैश फ्लो पोजीशन, कैश फ्लो पोजीशन कैसा है कंपनी, अगर कैश फ्लो पोजीशन कंपनी का अच्छा है, यानी कैश आ रहा है और जा रहा है, वो सिस्टमेटिक वे में चल रहा है और प्रॉफिट भी कंपनी अर्न कर रही है, तो उस वे में तो और कैश फ्लो पोजीशन कंपनी का अच्छा है तो डिविडेंड क्या देगी, वो हाई, यानी कि सरप्लस कैश है कंपनी के पास, सरप्लस कैश मतलब ज्यादा कैश है कंपनी के पास, तो डिविडेंड क्या देगी, हाई देगी। वहीं पर अगर शॉर्टेज है, कैश कम है, ओके, तो डिविडेंड क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम देगी कंपनी, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा कैश फ्लो पोजीशन के हिसाब से भी फाइनेंस में मैनेज क्या करता है, डिसीजन लेता है कि डिविडेंड ज्यादा देना है कि कम देना है, ओके। नाउ फोर्थ, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने सोचा कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस साल हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ओके, तो आपके हिसाब से क्या लगता है, अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रही है कंपनी तो क्या लगता है, डिविडेंड हाई देगी कि लो देगी कंपनी? जाहिर सी बात है, कंपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, यानी पैसे कहीं पे लगाने जा रहा है, तो उस साल डिविडेंड क्या होगा, लो। देखिए मैंने लिखा इन्वेस्टमेंट, और कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो डिविडेंड क्या देगा, लो देगा। वहीं पर अगर कंपनी का कोई प्लान नहीं, कंपनी प्रॉफिट अच्छा अर्न कर रही है और कंपनी का कोई भी प्लान नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए, नो प्लान फॉर इन्वेस्टमेंट, कोई भी प्लान नहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उस कंडीशन में कंपनी डिविडेंड क्या देगी, हाई देगी, ठीक है। तो आप यही दिमाग में सोचना है कि किस कंडीशन में डिविडेंड ज्यादा देना है और किस कंडीशन में डिविडेंड कम देना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, यू हैव टू थिंक योरसेल्फ एज अ फाइनेंस मैनेजर। जब आप अपने आप को फाइनेंस मैनेजर के रूप में सोचेंगे तो आप अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, ओके। तो ये आप समझ गए होंगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के बारे में कि कहाँ जब वो कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगा तो डिविडेंड कम देगा, कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो डिविडेंड क्या होगा, हाई देगा, ओके। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड किस कंडीशन में आता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड? वो डिपेंड करता है कि फ्यूचर पे भाई स्टेबल, यानी कि हर कंपनी, कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो यही चाहता है कि भाई जब हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो हमको पैसा दे रहे हैं, जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, तो वो हमेशा हर कंपनी यही चाहती है कि हम उसको स्टेबल डिविडेंड दें, यानी कि फिक्स डिविडेंड हम उनको लगातार देते रहें, उससे कम ना हो पर उतना तो रहे, या उससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये कैश कौन से कंडीशन में ये होता है? ये तभी होता है जब बिजनेसमैन को ये लगता है कि यस इन फ्यूचर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इन फ्यूचर हम प्रॉफिट अच्छा अर्न करेंगे। उस कंडीशन में कंपनी क्या करती है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, यानी कि स्टेबल डिविडेंड देगी, यानी कि एक फिक्स डिविडेंड का शेयर होल्डर्स को देता रहेगा वो कंपनी, ओके। कब देगा? जब कंपनी को ये लगेगा कि इन फ्यूचर कोई नुकसान हमको नहीं होगा, इन फ्यूचर हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा। उस कंडीशन में कंपनी क्या करती है, स्टेबल डिविडेंड देती है, किसको, शेयर होल्डर्स को, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं, जैसे प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। प्रेफरेंस ऑफ शेयर यानी प्रेफरेंस देना, किसको प्रायोरिटी दें। फॉर एग्जाम्पल सबको अच्छा लगता है कि भाई हाँ, जैसे क्लास में हम लोग रहते हैं तो किसी बच्चे को खड़ा करके क्वेश्चन पूछते तो बहुत अच्छा लगता है उसको कि हाँ भाई, तो उसको लगता है कि हाँ भाई मेरे को सर क्या दे रहे, प्रायोरिटी दे रहे हैं, यानी मुझे सर क्या बार बार पूछ रहे हैं। तो लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो थोड़ा बहुत डरते भी हैं कि अरे माँ मुझसे पूछना ले कई क्वेश्चन वगैरह, तो वो डिपेंड करता है, यानी कि कुछ प्रायोरिटी वहाँ पे, यानी कि प्रोत्साहन। वैसे ही जब हम शेयर होल्डर्स की बात करते हैं तो कंपनी भी सोचती है कि किसको प्रेफरेंस दे। जैसे हम भी स्टूडेंट अपनी क्लास में सोचते हैं कि ये तेज बच्चा है, ये थोड़ा कमजोर बच्चा है, तो इसको जो कमजोर बच्चा है उसको भी हमें थोड़ा ऊपर उठाना है, और जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसको भी और अपग्रेड करना है, तो वैसे प्रेफरेंस देना पड़ता है। तो सेम वही बिजनेसमैन भी ये सोचता है किसको प्रेफरेंस दे, ओके। तो उसने कुछ क्राइटेरिया बना रखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो लार्ज नंबर्स ऑफ रिटायर्ड शेयर होल्डर्स है, रिटायर्ड शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने क्या किया, कंपनी में बिजनेस किया, बहुत साल तक इन्वेस्टमेंट किया है, अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो ऐसे व्यक्ति होते हैं। और मिडिल क्लास शेयर होल्डर्स होते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मिडिल क्लास शेयर होल्डर्स क्या है, बहुत ज्यादा होते हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रिच शेयर होल्डर या वेल्दी शेयर होल्डर। तो कंपनी हाई डिविडेंड देती है, देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ हाई, तो कंपनी हाई डिविडेंड किसको देती है, किसको, जो रिटायर्ड शेयर होल्डर्स होते हैं और जो मिडिल क्लास शेयर होल्डर्स होते हैं, ओके। मिडिल क्लास शेयर होल्डर्स क्या होता है, उसकी संख्या बहुत ज्यादा है और वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब पैसे ज्यादा कंपनी को नहीं देते, पर लोग ज्यादा है, इसके वजह से कंपनी के पास पैसे ज्यादा इकट्ठे हो जाता है, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, उनको हाई डिविडेंड देते हैं, ओके। और एज कंपेयर टू
पर जो यंग शेयर होल्डर, जो अभी अभी नए नए शेयर होल्डर्स बने हुए हैं, और जो वेल्दी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, वो शेयर होल्डर जिन्होंने कंपनी का ज़्यादा शेयर्स खरीद रखा है, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, उनको डिविडेंड थोड़ा सा कम देते हैं, डिविडेंड कम देते हैं। आप लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा कि अरे जो वेल्दी शेयर होल्डर्स है जिन्होंने कंपनी के ज़्यादा शेयर खरीदा हुआ है उसको वो कम डिविडेंड दे रहे हैं, और जो कंपनी का थोड़ा थोड़ा शेयर खरीद रहे हैं उसको ज़्यादा दे रहे हैं। तो ये कंपनी की यही एक फाइनेंस मैनेजर का तरीका होता है डील करने का। वो क्या कहता है, वेल्दी शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिन्होंने कंपनी का बहुत बल्क में यानी बहुत ज़्यादा शेयर खरीद रखा है, तो इसलिए क्या होता है, उनको प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा, उनको डिविडेंड बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए उनको डिविडेंड इसलिए उनका थोड़ा सा एवरेज में डिविडेंड देते हैं, एकदम लो नहीं, उनका थोड़ा सा एवरेज में डिविडेंड देते हैं, उनको हाई नहीं देते हैं, जितना बनता है उतना देंगे पर ज़्यादा नहीं देते हैं। बट जो मिडिल क्लास शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या होता है, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, उनको थोड़ा सा ज़्यादा डिविडेंड देते हैं, ठीक है। ये हो गया प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर। नाउ टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने टैक्स में छूट दिया, तो डिविडेंड कंपनी क्या देगी, ज़्यादा देगी। क्यों, गवर्नमेंट ने टैक्स में छूट दे दिया है, कंपनी के ऊपर बर्डन कम हो गया, डिविडेंड ज़्यादा दे देते हैं डिविडेंड किसको, शेयर होल्डर्स को। वहीं पर कंपनी ने टैक्स लगा दिया, ओके, कंपनी टैक्स और लगा दे बिजनेसमैन के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कम मिलेगा। दैट इज टैक्सेशन पॉलिसी। ओके, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन, यानी कैपिटल जो मार्केट वो किस तरीके से चल रहा है, उसको कैसे कंसिडर किया जाए, किस तरीके से चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी के पास डिमांड ज़्यादा आ रहा है, कभी कभी क्या होता है, कुछ कंपनीज होती है जिनके पास शेयर होल्डर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोग खरीदना चाहते हैं शेयर्स कंपनी का, और कंपनी का शेयर बचता भी नहीं है, सारे शेयर्स कंपनी बिक गए, तो ऐसे में ऐसे कंडीशन क्या है, कभी कभी कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिसके शेयर कोई खरीदता भी नहीं है, बहुत ही कम लोग होते हैं, तो इसलिए वो कैपिटल, तो फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, वो कंसीडर करता है कि अगर शेयर होल्डर्स ज़्यादा हैं, ओके, अगर डिमांड बहुत ज़्यादा आ रहा है शेयर्स का, ठीक है, तो उसके हिसाब से डिविडेंड थोड़ा सा हाई करके दे देते हैं, और डिमांड बिल्कुल नहीं आ रहा, डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो उसके हिसाब से डिविडेंड भी कभी हाई करते, कभी मिडिल में रखते हैं, ओके, कभी थोड़ा सा कम करके देते हैं। तो इस हिसाब से वो क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कैपिटल मार्केट को, उसके हिसाब से डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, नाउ लीगल रिस्ट्रिक्शन, और गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा लीगल रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। ओके, रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या है, बिजनेस को इस तरह से मत करो, ओके, ये बैन है, इस तरीके से नहीं करना है, या फिर बहुत सारे लॉज, बहुत सारे रूल्स निकाल दिए, और बिजनेसमैन को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहा है बिजनेस करने में, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली बिजनेसमैन क्या करेगा, डिविडेंड कम देगा। और लीगल रिस्ट्रिक्शंस कम है, ओके, तो बिजनेसमैन क्या करेगा, और डिविडेंड हाई करता है, डिविडेंड ज़्यादा देता है। ओके, नाउ 10th हम आ गए कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट। ओके, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट मतलब मान लीजिए जो बिजनेसमैन है उसने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लिए हुए हैं, और उसके बाद क्या है, उसको बहुत सारे लोन लिए हुए हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं बहुत सारे लॉन्ग टर्म लोन्स लिए हुए हैं, तो उस कंडीशन में बिजनेसमैन क्या करेगा, डिविडेंड क्या देगा, कम देगा। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स वगैरह हैं, ओके, तो उस समय कंडीशन, यानी कि कंपनी क्या बहुत सारे लोन्स ले रखे हैं बहुत लोगों से, उस कंडीशन में कंपनी क्या करती है, डिविडेंड थोड़ा सा कम देगी। ओके, ना क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं कंपनी के ऊपर, इसके वजह से वो डिविडेंड क्या होगी, कम देगी। ओके, ना स्टॉक मार्केट रिएक्शन, ये हमारा लास्ट है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। मैंने आपको 11th क्लास में बताया था कि जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो आपने देखा होगा बूम पीरियड चल रहा है और रिसेशन चल रहा है। जैसे कि अभी कोविड-19 की वजह से क्या हो गया था, बिजनेस बहुत ही रिसेशन में चला गया था। ओके, सारे बिजनेस रिसेशन में चल रहे थे। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होता है, और एक समय ऐसा था कि कंपनी बहुत फ्लरिश कर रही थी और बूम पीरियड चल रहा था। जब बूम पीरियड चलता है तो डिविडेंड ज़्यादा मिलता है लोगों को, क्यों, बिजनेस बहुत अच्छे से हो रहा है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आ रहा है। जब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आ रहा है यानी कि अर्निंग बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है डिविडेंड क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। और अगर रिसेशन चल रहा है, बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा है, ओके, और बहुत ठप है, तो उस कंडीशन में डिविडेंड क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसको आप बार बार पढ़िए, अच्छे से देखिए, समझिए, सीखिए अच्छे से। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और आगे बढ़िए।